वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कानून में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ और इसकी डिमांड कई बार पहले भी हो चुकी है कि अगर एनआई एक्ट के तहत सेक्शन 138 में चेक बाउंस हो जाता है या चेक बाउंस हो जाता है तो उसके लिए सेक्शन कौन से लगते हैं, उसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। तो उसी के विषय में दोस्तों हम आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर होगी क्योंकि एक्चुअली क्या है, प्रोसीजर इसका लंबा है और बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाना है ताकि आप सभी समझें कि अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस होने के बाद की प्रोसीजर क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने इस नए सफ़र पे और आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग हेडिंग पे ही देख रहे हैं, एनआई एक्ट सेक्शन 138। ठीक है, तो ये एनआई एक्ट के तहत जाएगा, सेक्शन 138 में जाएगा। और टॉपिक जो है दोस्तों हमारा आप साफ साफ देख रहे हैं, चेक बाउंस हो जाने पर क्या करना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया क्या चाहिए, और वही चीज़ इंग्लिश में है दोस्तों। ए स्टेप बाय स्टेप लीगल प्रोसीजर आफ्टर चेक बाउंस इन एनआई एक्ट सेक्शन 138। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। अक्सर जब व्यक्ति किसी से उधार लेता है या दुकान से कोई भी सामान लेता है या दुकान से ईएमआई पर सामान लेता है या अन्य कोई खरीदारी करता है तो उस सामान का भुगतान ऑनलाइन कर देता है, चेक के माध्यम से करता है। जिस व्यक्ति को चेक दिया जाता है तो वह उस चेक को कैश कराने के लिए अपने बैंक में चेक लगाता है। चेक लगाने के बाद उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में रुपया जमा हो जाता है। यदि रुपया अकाउंट में जमा नहीं हो पाता तो वह व्यक्ति बैंक से संपर्क करता है कि किस कारण से जमा किए गए चेक का रुपया अभी तक अकाउंट में जमा नहीं हुआ। तो बैंक द्वारा बताए गए कारणों में से उनमें से एक कारण होता है चेक बाउंस होने का कारण भी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे हैं वो है चेक बाउंस होने का कारण क्या है। ठीक है, और चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, उसी कारण पे है। आइए देखते हैं दोस्तों। चेक बाउंस होने पर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस कितने समय से कितने समय तक वैध रहता है, चेक कितने समय से कितने समय तक वैध रहता है, चेक बाउंस होने के कारण क्या हो सकते हैं, चेक बाउंस होने पर क्या करना चाहिए, चेक बाउंस होने पर कानूनी प्रक्रिया क्या है, चेक बाउंस होने की जानकारी देनदार को देने के बाद भी देनदार कुछ न करे तो क्या करें, चेक बाउंस होने पर सिविल मुकदमा कैसे दायर करें, चेक बाउंस होने पर क्रिमिनल मुकदमा या फौजदारी कैसे दायर करें, मुकदमा दायर करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, कब चेक बाउंस हो जाने पर लीगल नोटिस भेजी जाएगी या कोई मुकदमा दायर या ना ही कोई मुकदमा दायर होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया जो 10 क्वेश्चन हमें आपके सामने लेकर आए हैं, इसी 10 क्वेश्चन का उत्तर इस वीडियो में है और मैं आपसे यही आशा करूंगा कि ये इस 10 क्वेश्चन में आपके भी क्वेश्चन जरूर से जरूर आ गए होंगे। आइए, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के चेक के माध्यम से एक निश्चित राशि का भुगतान करता है तो भुगतान करने वाला व्यक्ति चेक में एक निश्चित राशि इस आधार पर लिखता है जितना उसके बैंक अकाउंट में जमा राशि होती है। चेक पाने वाला व्यक्ति उस चेक को कैश कराने के लिए अपने बैंक अकाउंट में जमा करता है ताकि उक्त धन उस राशि उसके अकाउंट में जमा हो जाए। लेकिन यही चेक उक्त राशि बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो पाती है तो उस कारण जानने के लिए चेक जमा करने वाले व्यक्ति बैंक से संपर्क करता है तो बैंक में चेक बाउंस होने का कारण बताती है, जिसका सीधा सा मतलब यह है जिस व्यक्ति ने आपको भुगतान के लिए चेक दिया था उस चेक में लिखित उक्त राशि उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नहीं है जो आपको पेमेंट हो सके। उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में उतनी धनराशि नहीं है कि जितने की उसने आपको चेक बनाकर दिया था। ठीक है, चेक बाउंस का एक उदाहरण है दोस्तों, वो भी छोटा सा समझ लेते हैं।
मान लीजिए का कोई व्यक्ति है, का ने 10,000 रुपये की धनराशि भुगतान खा के चेक के माध्यम से किया, लेकिन जब खा ने इस 10,000 रुपये की धनराशि चेक अपने बैंक में लगाता है और बैंक द्वारा उस चेक बाउंस कर दिया जाता है, अर्थात का ने जो चेक खा को दिया था, का के बैंक में अकाउंट में 10,000 की धनराशि नहीं थी, खा का भुगतान किया जा सके, जिसके कारण चेक बाउंस कर दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था दोस्तों, चेक कितने समय तक वैध रहता है? तो ये देख लीजिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट धारा 138 की उपधारा का के तहत, ठीक है, तो आपने एक्ट भी देख लिया, एनआई एक्ट 138 की उपधारा का के तहत चेक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर चेक की वैधता की अवधि भीतर या उससे पहले भी हो, ठीक है, चेक क्लियर करें के लिए बैंक में जमा कर देना चाहिए। मतलब 6 महीने के अंदर का जो चेक होता है, जो कि उपधारा का के तहत है 138 में, वो वैध होता है। अगर 6 महीने के पहले भी आप लगा देते हैं, अगर जमा हो जाता है और बैंक में जमा हो गया लेकिन चेक क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए 6 महीने की जो अवधि थी 6 महीने की होती है। यदि चेक की वैधता समाप्त हो जाने के बाद उस चेक को बैंक से क्लियर होने के लिए जमा करते हैं, चेक अमान्य हो जाएगा, तो चेक का कोई मूल्य नहीं होगा। अगर 6 महीने का समय निकल जाता है, उसके बाद अगर आप लगाते हैं और उसके बाद अगर मान लीजिए चेक बाउंस हो जाता है, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है, वो का के अंतर्गत, फिर वो का के अंतर्गत आएगा, वो व्यक्ति आपसे लड़ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, चेक बाउंस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये भी देख लीजिए। चेक बाउंस होने का एक मुख्य कारण है बैंक अकाउंट में रुपया ना होना, उक्त राशि जो चेक में लिखी गई है उतना धन बैंक अकाउंट में नहीं है। चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट में काम धनराशि का ना होना, मतलब जो धनराशि उक्त अकाउंट में लिखा हुआ है उसमें ना होना। बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाना, अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तब भी चेक बाउंस हो जाएगा। चेक में स्पष्ट रूप से नाम न लिखा जाना, चेक में गलत हस्ताक्षर हो जाने पर, चेक के विवरण गलत हो जाने पर, चेक पुरानी तारीख पर लिखा होना, 3 महीने की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद चेक बैंक में लगाना, ये 7-8 कारण हैं जो कि चेक बाउंस हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं, चेक बाउंस हो जाने पर क्या करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया क्या है, ये मेन टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, आपको उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ये भी देख लीजिए। चेक देने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण उस व्यक्ति द्वारा दिए गए चेक बाउंस कर देती है। चेक बाउंस हो जाने पर बैंक एक लिखित रसीद देती है जिस पर चेक बाउंस होने का संपूर्ण विवरण लिखा होता है। जो मैंने आप उपरयुक्त आपको 7 कारण बताए, उसमें से कोई भी कारण हो सकता है चेक बाउंस होने का, तो वो जो बैंक आपसे चेकबुक जब आपको बैंक जब आपको डिटेल देती है लिखित के रूप में रसीद, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है। जब आपको इस बात की जानकारी होती है कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपको चेक दिया गया था उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया, तो आपको यह करना चाहिए कि पहला, चेक बाउंस होने की जानकारी आप उस व्यक्ति को दें जिसने आपको चेक दिया था। हो सकता है कि उसने आपको गलत बैंक अकाउंट से चेक दे दिया हो जिसमें पैसे नहीं है, इस बात की जानकारी उसको भी नहीं थी। सेकंड है, आपके द्वारा चेक बाउंस हो जाने पर उस व्यक्ति की आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ऐसे में आपके पास 2 उपाय हैं। पहला कि आप चेक देने वाले व्यक्ति को चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के भीतर एक लीगल नोटिस भिजवा दें, मतलब पहले 1 महीने के अंदर अंदर उसको एक लीगल नोटिस दे दें। दूसरा कारण है, आपके द्वारा भेजी गई चेक बाउंस होने की नोटिस 15 दिन के भीतर कोई जवाब नहीं आता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ
किसी अधिवक्ता, वकील, लॉयर, एडवोकेट के माध्यम से जिले के न्यायालय में एक मुकदमा व दायर करा दें। लाइक मी दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैटर होता है चेक बाउंसिंग का, तो आप भी, मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ दोस्तों, और मेरा नाम विवेक मौर्य है। तो आप लोग भी मेरे से मिल सकते हैं। अगर किसी को कोई ऐसा चेक बाउंस हुआ है, ऐसी कोई परेशानी है, तो बेझिझक आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरे पास आएँ। आगे देखते हैं दोस्तों, बाद में मैं आपको अपनी पूरी डिटेल बता दूंगा। जिस व्यक्ति को दिया गया चेक बाउंस हो गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ आप सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के तहत सिविल न्यायालय में एक सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी देख लीजिए, सिविल प्रक्रिया आदेश 37 के तहत सिविल न्यायालय में उसका मुकदमा दायर हो जाएगा। ये तो सिविल न्यायालय में हो गया। अब आइए देखते हैं आपराधिक मुकदमा में क्या होता है। जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ आप भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आपराधिक न्यायालय में एक आपराधिक मुकदमा वाद दायर करा सकते हैं। तो ये दोनों आपके पास दायर होता है दोस्तों। अगर आप उसको सिविल के तरीके से करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि आदेश 37 के तहत होगा, ठीक है, सिविल प्रक्रिया के। लेकिन अगर आप दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता के तहत आते हैं तो वो दोस्तों 420 के तहत आपराधिक न्यायालय में दर्ज होगा, जिसको 420 भी बोलते हैं। चेक बाउंस होने पर किस कानून के तहत कौन सी धारा लगती है, तो उसमें होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 बैंक अकाउंट में पर्याप्त धनराशि आदि न होने के कारण चेक बाउंस होने से संबंधी प्रावधान दिए गए। जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी धनराशि के भुगतान के लिए चेक दिया जाता है और उस चेक में लिखी हुई धनराशि बैंक अकाउंट में जमा धनराशि से अधिक होती है, तो बैंक अकाउंट में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण चेक बाउंस कर देती है। अधिनियम के तहत चेक बाउंस होने एक अपराध माना गया है। जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, उस व्यक्ति पर अधिनियम धारा 138 के तहत कानूनी कार्यवाही होती है, जिसके तहत व्यक्ति को 2 साल तक कारावास या जुर्माने से जो चेक की राशि से 2 गुना तक दंडित दोनों किया जा सकता है। ठीक है, या तो 2 साल का कारावास भी हो सकता है, और या तो फिर जुर्माने के तहत जो चेक की राशि उसको दुगना राशि या दंड दोनों एक साथ दिया जा सकता है। व्यक्ति का जिस टाइप का जो अपराध होगा, ये अदालत में आपको साबित करना होगा। अगर अदालत साबित में होता है तो अदालत ये दोनों पनिशमेंट से में कोई भी पनिशमेंट दे सकती, चाहे एक दे दे चाहे दोनों के साथ ही दे दे। अब आइए आगे देखते हैं। चेक बाउंस होने की जानकारी देनदार को देने के बाद भी वह कुछ नहीं करता तो क्या करें। चेक बाउंस हो जाने की जानकारी यदि आपको देनदार को दी जाती है कि पर्याप्त धनराशि अन्य बैंक ने चेक बाउंस करा दिया है, इस जानकारी प्राप्त होने के बाद भी देनदार कोई उचित कदम नहीं उठाता है, तो आप चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने के 30 दिन के भीतर देनदार को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। चेक बाउंस हो जाने पर सिविल मुकदमा दायर करें। तो ये दोस्तों मैं आपको ऊपर ही जानकारी दे दिया है, बार बार वही बात बताने से कोई मतलब नहीं है। आइए आगे देखते हैं। इसमें भी दोस्तों वही है, बैंक से चेक बाउंस होने की जानकारी प्राप्त हो जाने के 30 दिनों के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजें। उस नोटिस को चेक बाउंस में संबंधित सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करें। नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, ऐसे में आप सिविल न्यायालय में अधिवक्ता या वकील की मदद से मुकदमा दायर कर सकते हैं। मुकदमा दायर करते समय आपको चेक बाउंस होने से संबंधित सभी दस्तावेज लगाने होंगे। चेक बाउंस होने पर फौजदारी मुकदमा दायर करें। फौजदारी में दोस्तों मैं आपको बता दिया 420 होता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता, फिर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये देखिए, धारा 420 के तहत छल से किए गए मुकदमा दायर कर सकते हैं और उस पर कानूनी आवश्यकताएं पूरी करनी होगी, जो कि अगर भारतीय दंड संहिता के तहत आप कर देते हैं फौजदारी, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है और ये क्रिमिनल केसेज में आ जाता है। इस वजह से इस पर कानूनी प्रक्रिया जो होती है थोड़ा जल्दी होती है।
बैंक से चेक बाउंस होने की जानकारी प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर एक लीगल नोटिस भेजें। लीगल नोटिस भेजने के 15 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं आता है तो आप चेक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कर सकते हैं। और मुकदमा दायर किन किन दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी वो देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चेक बाउंस होने की जानकारी प्राप्त होते ही इसकी जानकारी आप जारीकर्ता चेक देने वाले व्यक्ति को आपको भुगतान देने से इनकार कर देता है, उस पर सिविल और फौजदारी मुकदमा दायर कर सकते हैं। मुकदमा दायर करते समय आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि चेक बैंक द्वारा बाउंस किया गया है, बैंक में चेक लगाते समय भरी जाने वाली स्लिप ये भी लगानी पड़ेगी आपको, और बैंक द्वारा चेक बाउंस की स्लिप जिस पर बैंक की मुहर व अधिकारी हस्ताक्षर अंकित है। ठीक है। लीगल नोटिस जो कि आपने जारी करता चेक को भेजी थी ये भी लगाना पड़ेगा। लीगल नोटिस भेजने का सबूत जैसे कि डाक रजिस्टर की स्लिप ये भी लगाना पड़ेगा। लीगल नोटिस का कोई जवाब आया है, जवाब की मूल प्रति, ठीक, अगर आया है तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यदि आपके और चेक जारीकर्ता के मध्य कोई प्रकार का लेन देन हुआ था या नहीं हुआ था, इससे संबंधित कोई दस्तावेज है तो वो भी लगा सकते हैं। यदि चेक देने वाले व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हुआ था तो उस एग्रीमेंट से संबंधित मूल दस्तावेज भी लगा सकते हैं। कब, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, कब चेक बाउंस होने पर लीगल नोटिस, ना तो लीगल नोटिस भेज सकते हैं ना ही मुकदमा दायर किया जा सकता है। इस कंडीशन कब आ सकती है वो भी देख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा आपको चेक या गिफ्ट डोनेशन के तौर पर दिया जा रहा है, ठीक है, तो उस चेक बाउंस हो जाने पर ना तो आप किसी प्रकार का कोई लीगल नोटिस भेज सकते हैं, ना ही सिविल मुकदमा या फौजदारी दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? और आशा करते हैं कि आपके मन में जितनी भी क्वेश्चन चेक से संबंधित रहे होंगे कि अगर बाउंस होने के बाद क्या प्रक्रिया किया जाए, कैसे किया जाए, इसमें आपके सभी क्वेश्चन को उत्तर मिल गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको अपना डिटेल बता देता हूं दोस्तों। मेरा नाम दोस्तों विवेक कुमार मौर्य है और एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद में दोस्तों मैं कार्यरत हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9696313514। ठीक है, अगर आपको भी किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दायर करना है, ठीक है, या कोई ऐसा मैटर है जो चेक बाउंस हो गया है और आप उसमें समझ नहीं पा रहे हैं आप उसमें क्या करें, तो बेझिझक मुझे कॉल करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और उचित आपको राय देंगे। इन्हीं बातों के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।